स्किल इंडिया, खेलो इंडिया अभियानों से प्रतिभा की पहचान और सम्मान बढ़ा दिया है। महिलाओं के लिए जीवन के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई और मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में पहली बार देश में 2 महिलाएं बैठती हैं और 2 महिला मंत्री निर्णय में भागीदार होती हैं। महिलाओं को फाइटर पायलट के तौर पर इंडक्ट किया गया है। 3 तलाक जेल रही मुस्लिम बहनों के साथ सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन आंदोलन बना है। अनेक जिलों में बेटियों के जन्म में बढ़ोतरी, बेटियों पर अत्याचार करने वालों के लिए फांसी तक का प्रावधान। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और अत्याचार को इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसी घटनाओं में किसी एक भारतीय का भी निधन दुखद है, मानवता की मूल भावना के खिलाफ है। जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही है। मैं आज इस सदन के माध्यम से राज्य सरकारों को फिर से आग्रह करूंगा कि जो भी ऐसी हिंसा करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देश को 21वीं सदी के देश के सपनों को पूरा कर रहा है। भारतमाला से हाईवे का जाल पूरा देश में बिछाया जा रहा है। सागरमाला से पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट लेड डेवलपमेंट उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। टायर 2 टायर 3 सिटी में हवाई कनेक्टिविटी पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के शहरों में मेट्रो का व्यापक विस्तार हो, इस पर काम चल रहा है। इस देश की हर पंचायत तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए तेज गति से काम हुआ है। देश इसका साक्षी है। गांव से लेकर के बड़े शहरों तक गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बड़े बदलाव ला रही है। पहलों की सरकारों के मुकाबले हमारे सरकार की गति कहीं ज्यादा तेज है। चाहे सड़कों का निर्माण हो, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो, देश की उत्पादन क्षमता बिजली के वृद्धि करने की हो, नए शिक्षा संस्थान हो, IIT, IIM हो, मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि हो। कर्मचारी वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, फाइलों का तौर तरीका वही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉलिटिकल विल है कि जिसके कारण देश के सामर्थ्य में नई ऊर्जा भर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इस देश में रोजगार को लेकर के, इस देश में रोजगार को लेकर के बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं और फिर एक बार सत्य को कुचलने का प्रयास, आधारहीन बातें, कोई जानकारी नहीं, ऐसे गपगोले चलाना। अच्छा होगा अगर उसमें थोड़ा बारीकाई से ध्यान देते तो देश के नौजवानों को निराश कर करके राजनीति करने का पाप नहीं करते। सरकार ने सिस्टम में उपलब्ध रोजगार से संबंधित अलग अलग आंकड़ों को देश के समक्ष हर महीने प्रस्तुत करने का निर्णय किया। संगठित क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर में रोजगार में वृद्धि को मापने का एक तरीका है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी EPF में कर्मचारियों का अंशदान। सितंबर 2017 से लेकर मई 2018 इन 9 महीनों में लगभग 45 लाख नए नेट सब्सक्राइबर EPF से जुड़े हैं। इनमें से 77% 28 वर्ष से कम उम्र के हैं। फॉर्मल सिस्टम में न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS में पिछले 9 महीने में 5,68,000
67,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। इस तरह ईपीएफ और एनपीएस के दो आंकड़ों को मिलाकर ही पिछले 9 महीनों में फॉर्मल सेक्टर में 50 लाख से ज्यादा लोग रोजगार में जुड़े हैं। ये संख्या पूरे वर्ष के लिए 70 लाख से भी ज्यादा होगी। इन 70 लाख कर्मियों ने ईएसआईसी के आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि इनमें अभी आधार लिंकिंग का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त देश में कितनी ही प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिनमें युवा प्रोफेशनल डिग्री लेकर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और अपना काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट्स कंपनी सेक्रेटरीज, इनमें एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया है और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट का स्टडी कह रहा है, उन्होंने जो आंकड़े रखे हैं उनका कहना है 2016-17 में लगभग 17,000 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट सिस्टम में जुड़े हैं। इनमें से 5,000 से ज्यादा लोगों ने नई कंपनियां शुरू की हैं। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था में 20 लोगों को रोजगार मिलता है तो इन संस्थाओं में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, डेंटल सर्जन और आयुष डॉक्टर हमारे देश में 80,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, डेंटल सर्जन और आयुष के डॉक्टर शिक्षित होकर के प्रति वर्ष कॉलेज से निकलते हैं। इनमें से अगर 60% भी खुद की प्रैक्टिस करें तो प्रति डॉक्टर 5 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और ये संख्या 2,40,000 होगी। लॉयर 2017 में लगभग 80,000 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉयर बने। इनमें से अगर 60% लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की होगी और अपने 2-3 लोगों को रोजगार दिया होगा तो लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार उन वकीलों के माध्यम से मिला है। इन 3 प्रोफेशन में ही 2017 में 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। अब अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफी लोगों को रोजगार मिलता है। पिछले वर्ष ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 7,60,000 कॉमर्शियल गाड़ियों की बिक्री हुई। 7,60,000 कॉमर्शियल गाड़ियां। अगर इसमें से 25% गाड़ियां बिक्री पुरानी गाड़ियों को बदलने के लिए मानी तो 5,70,000 गाड़ियां सामान ढुलाई के लिए सड़क पर उतरी और नहीं उतरी। ऐसी एक गाड़ी पर 2 लोगों को भी अगर रोजगार मिलता है तो रोजगार पाने वालों की संख्या 11,40,000 होती है। उसी तरह अगर हम पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री को देखें तो ये संख्या 25,40,000 की थी। इनमें से अगर 20% गाड़ियां पुरानी गाड़ियों को बदलने की मानी जाए तो लगभग 20 लाख नई गाड़ियां सड़कों पर उतरी। इन नई गाड़ियों में अगर केवल 25% गाड़ियां भी ऐसी मानी जाए जो एक ड्राइवर को रोजगार देती हैं
तो वो 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी तरह से पिछले साल हमारे यहाँ 2,55,000 ऑटो की बिक्री हुई है। इनमें से 10% की बिक्री अगर पुरानी ऑटो बदलने की मानी जाए तो लगभग 2,30,000 नए ऑटो पिछले वर्ष सड़क पर उतरे हैं। क्योंकि ऑटो 2 शिफ्ट में चलते हैं तो 2 ऑटो से 3 लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में 3,40,000 लोगों को नए ऑटो के जरिए रोजगार मिलता है। अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इन 3 वाहनों से पिछले 1 वर्ष में 20 लाख लोगों को नए अवसर मिले हैं। ईपीएफ, एनपीएस, प्रोफेशनल ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर हम जोड़ करके देखें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अकेले पिछले वर्ष रोजगार मिला है। और ये एक इंडिपेंडेंट संस्था का सर्वे कह रहा है। मैं उस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट को कोट कर रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े में नहीं बोल रहा हूं। और इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपा करके बिना तथ्यों को, सत्य को कुचलने का प्रयास न किया जाए, देश को गुमराह करने का प्रयास न किया जाए। आज देश एक अहम पड़ाव पर है। आने वाले 5 वर्ष 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के, जिसमें 85% हमारे नौजवान देश की नीयत तय करने वाले हैं। न्यू इंडिया देश की नई आशा आकांक्षाओं का आधार बनेगा, जहां संभावनाओं, अवसरों, स्थिरता, इसका अनंत विश्वास होगा, जहां समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र के प्रति कोई अविश्वास नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण समय में, बदलते हुए वैश्विक परिवेश में हम सभी को साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदया जी, जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं फिर एक बार आंध्र की जनता के कल्याण के लिए एनडीए की सरकार कोई कमी नहीं रहेगी। हिंदुस्तान में विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का व्रत लेकर के हम आए हैं। और मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं। और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन को आग्रह